नमस्कार जौहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़ी तमाम प्रमुख खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा 13,000 वेतन, वर्दी भत्ता और आरक्षण भी। दरअसल आपको बता दूं कि सहायक पुलिसकर्मियों के साथ झारखंड सरकार के द्वारा गठित 6 सदस्यीय विधायकों की कमेटी से वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हो गया है। सोमवार को सहायक पुलिसकर्मियों के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विधायकों ने बैठक की। बैठक के दौरान सहायक पुलिसकर्मियों की संविदा बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। उन्हें अब 13,000 मासिक वेतन देने पर सहमति बनी। वर्दी भत्ता के तौर पर पुलिसकर्मियों के तर्ज पर 4,000 का भत्ता देने पर भी सहमति बनी। होमगार्ड, वनरक्षी, उत्पाद सिपाही बहाली में 10% आरक्षण मिलेगा। सोमवार को हुई बैठक में सहायक पुलिसकर्मियों का नेतृत्व अविनाश कुमार द्विवेदी ने किया, जबकि वार्ता में 14 अन्य सहायक पुलिस शामिल थे। वहीं विधायक मथुरा महतो, विनोद सिंह, सुखराम ओरांव, नमन विक्सल कोंगाड़ी, सुदिव्य कुमार सोनू, राजेश कच्छप ने सरकार की तरफ से वार्ता की। बता दें कि वार्ता के दौरान ये तय हुआ कि राज्य में वनरक्षी, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड में रिक्त पदों के विरुद्ध 10% का क्षैतिज आरक्षण सहायक पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। वहीं जिला बल में होने वाली रिक्तियों में भी नियमावली में परिवर्तन कर समायोजन का निर्णय लिया गया। वर्तमान में जो विज्ञापन निकल चुके हैं उसे छोड़ भविष्य में निकलने वाले विज्ञापनों में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। उम्र सीमा में भी 10 वर्ष की छूट का प्रावधान सहायक पुलिसकर्मियों के लिए होगा। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता झारखंड, 132/33 के 0v0 ग्रिड सब स्टेशन बरहेट एवं 132 के 0v0 का सीएम ने किया उद्घाटन। दरअसल आपको बता दूं कि 7,064 लाख रुपए की लागत से 100 MVA क्षमता का 132/33 के 0v0 ग्रिड सब स्टेशन और 132 के 0v0 द्विपथ लेलो संचरण लाइन का उद्घाटन किया। 16,581.866 लाख रुपए की कुल 5 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। 4 योजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने राजमहल एवं बरहेट प्रखंड में कुल 1,039 लाभुकों के बीच 3,880.955 लाख रुपए की परिसंपत्तियां बांटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज मुख्य रूप से यहां आने का उद्देश्य आप ग्रामीणों के घरों को रोशन करना है। शहर का घर हो या फिर गांव में बसा कोई झोपड़ी, अब सभी घर रोशन रहे, यही हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर ऊर्जा, हर घर बिजली की उपलब्धता उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संकल्प हम लोगों का था कि शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी बिजली की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। लंबे समय से बरहेट आसपास क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण बिजली की समस्या का दंश झेल रहे थे, आज उसका निदान उनकी सरकार कर रही है। बता दें कि आज हम सभी लोग यहां इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जयराम महतो को मिला बड़ा ऑफर, JBKSS ने क्यों बुलाई बैठक, आजसू पार्टी के लिए बड़ी चिंता। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी, JMM और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक वोट लाकर चौंकने वाले संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS को भी जल्द ही राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। वहीं जयराम महतो की पार्टी JBKSS को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से तालमेल कर चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। वहीं JBKSS ने 28 जुलाई को पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ जैसे जैसे JBKSS के संगठन का विस्तार हो रहा है, NDA में शामिल आजसू पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। जयराम महतो की पार्टी JMM, कांग्रेस और अन्य दलों को भी चुनौती देने के लिए तैयार है। बता दें कि JBKSS प्रमुख जयराम महतो ने 28 जुलाई को पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। पार्टी के केंद्रीय संगठन मंत्री कमलेश महतो ने बताया कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बनाए गए पार्टी प्रभारियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में JBKSS ने 55 से 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है। इसके अलावा समान विचारधारा वाले कुछ राजनीतिक दलों के साथ सीटों के तालमेल पर भी विचार हो सकता है। अभी कई विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 7 से 8 उम्मीदवारों की दावेदारी पेश की जा रही है। पहले चरण में सभी संभावित उम्मीदवारों पर विचार विमर्श कर 2 से 3 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय समिति की ओर से उस पर मुहर लगाई जाएगी। बजट 2024, 5 करोड़ आदिवासियों के लिए बड़ी घोषणा, 63,000 गांव में रहने वाले ट्राइबल परिवारों को मिलेगा लाभ। दरअसल आपको बता दूं कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। ये योजना आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की भी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। बता दें कि केंद्रीय बजट 2024-25 में भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई का प्रस्ताव है। इससे झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों को फायदा मिलेगा। वहीं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लैंड को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। हेमंत सोरेन को अचानक क्या हुआ? पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बदल गए हाव भाव, भरी सभा में कह दी मन की बात। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजमहल व बरहिट में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमहल में पर्यटन को बढ़ावा देने लिए इस क्षेत्र में वैसी पहल करने की आवश्यकता है जैसी पहल देश के प्रधानमंत्री ने वाराणसी से गंगा सागर तक गंगा विलास क्रूज चलाकर की है। उन्होंने राजमहल में हवाई पट्टी निर्माण और राजमहल से मानिकक के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने क्षेत्र में व्याप्त जलापूर्ति समस्या, गंगा कटाव की समस्या का भी जिक्र किया तथा आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का जल्द ही विभागीय स्तर पर जानकारी लेकर निराकरण किया जाएगा। नीतीश और चंद्रबाबू को मोदी सरकार ने बजट में साधा, बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या मिला? दरअसल आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का जब गठन हुआ था तभी से चर्चा थी कि अब आंध्र प्रदेश और बिहार की ओर से केंद्र पर दबाव रहेगा। तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की ओर से इस संबंध मांग भी उठाई गई थी कि राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए को 2 बड़े सहयोगियों को साधने की कोशिश की है। इसके तहत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। वहीं बिहार के लिए भी 26,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। इस रकम का इस्तेमाल राज्य में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा। बिहार की बात करें तो राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गया, नालंदा, दरभंगा समेत कई जिलों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस बजट में 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। उन्होंने कहा कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। बजट पर कांग्रेस बोली, सरकार ने मान लिया है बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट, हमारी स्कीम चुरा ली। दरअसल आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को कांग्रेस ने दिखावे वाला करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बजट में सरकार ने मान लिया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है। केंद्र सरकार ने 10 साल के इनकार के बाद स्वीकार किया है कि बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ये भी कहा कि सरकार ने जिस इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है वो इस लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए प्रशिक्षुता के अधिकार के वादे पर आधारित है। इसके तहत उसने डिप्लोमा एवं डिग्रीधारक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के साथ 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपये देने का वादा किया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को पहली नौकरी पक्की नाम भी दिया था। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वो रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ भविष्य निधि योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से सीख ली है, जिसमें इसका इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया था।
हालांकि अपनी चिरपरिचित शैली में योजना को सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए गारंटी के बजाय मनमाने लक्ष्य 1 करोड़ इंटर्नशिप के साथ सुर्खियां बटोरने के लिए डिजाइन किया गया है। नए कर्मचारियों को सरकार देगी पहले महीने की सैलरी, बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश कर रही है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों को पहले महीने की सैलरी देगी। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को मदद दी जाएगी। इसके अलावा रोजगार के पहले 4 सालों में ईपीएफओ में सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी। इसके तहत सरकार हर महीने 3,000 रुपये की मदद नियोक्ता को देगी। इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को कहा कि वो रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बता दें कि पहले से ही मौजूद योजना मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है। झारखंड में महिलाओं को सम्मान राशि के लिए लगेंगे कैंप, योजना से लाभ लेने की क्या पात्रता। दरअसल आपको बता दूं कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शिक्षा, गरीबी उन्मूलन समेत कई योजनाएं चला रखी है। राज्य में 21 से 50 वर्ष से कम आयु की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान राशि देना इसी की एक कड़ी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान के नाम से शुरू होने जा रही इस योजना से 40 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस दिशा में शीघ्र लाभ देने के लिए झारखंड सरकार की ओर से कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लाभुक महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। सीएम सोमवार को साहिबगंज के राजमहल और बरहिट में जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने राजमहल में 88.84 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें कि सीएम सोरेन ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि राज्य की आधी आबादी सशक्त और स्वावलंबी बनकर आगे बढ़े। राजमहल राज्य मुख्यालय से काफी दूर है। इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ हवाई पट्टी का निर्माण कराया जाएगा। साहिबगंज के राजमहल से बंगाल के मानिकक तक गंगा नदी पर पुल बनाने की पहल भी जल्द की जाएगी। इससे विकास के नए आयाम जुड़ेंगे, जो इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे जाति को एससी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार बात करेगी। झारखंड में खराब प्रदर्शन वाले विधायकों का भाजपा काटेगी टिकट, विधानसभा चुनाव में क्या क्या चुनौतियां। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा की तैयारियों में लगी भाजपा अपने सारे विधायकों के कामकाज की समीक्षा करेगी। समीक्षा में जिन विधायकों का कामकाज खराब पाया जाएगा, उनका टिकट भी कटेगा। दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें हजारीबाग व बाघमारा के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इन दोनों सीटों पर नए चेहरों को जगह मिलना तय है। वहीं सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो भी लंबे समय से कोमा में हैं। ऐसे में सिंदरी में भी नए चेहरे को भाजपा उम्मीदवार बनाएगी। जमशेदपुर पूर्वी व जमशेदपुर पश्चिमी, मनिका, बहरागोड़ा जैसी सीटों पर भी नए चेहरों को मौका मिलना तय है। राज्य की 28 आदिवासी आरक्षित सीटों में महज 2 पर भाजपा का कब्जा है। अधिक से अधिक आदिवासी सीटों को जीतने का लक्ष्य कर भाजपा ने तय किया है कि इन सीटों पर राज्य के तमाम बड़े आदिवासी नेताओं को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। बता दें कि जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। लोकसभा में हार के बावजूद जेबीकेएसएस का प्रदर्शन बेहतर रहा था। 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी जेबीकेएसएस आधा दर्जन सीटों पर मजबूत है। लोकसभा में जेबीकेएसएस को 2 सीटों पर लीड मिली थी। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो का कितनी सीटों पर दावा, विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया की क्या तैयारियां। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। एनडीए जहां चुनावी मैदान में कूद पड़ा है, वहीं महागठबंधन अभी रणनीति को लेकर मशक्कत करता दिख रहा है। महागठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दल झामुमो, कांग्रेस और राजद ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 के चुनाव में भाकपा माले समेत अन्य दलों के शामिल होने की संभावना दिख रही है। झारखंड सरकार के तीनों घटक दल 2019 के परिणाम और जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, उसे आधार बनाकर सीटों की दावेदारी करेंगे। बता दें कि 2019 में झामुमो ने 43, कांग्रेस ने 31 और राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें झामुमो को 30, कांग्रेस को 16 और राजद को 1 सीट पर सफलता मिली और विधायक जीत कर आए। कई उपचुनाव भी हुए, जिसमें मांडा सीट कांग्रेस के खाते में आ गई, जबकि रामगढ़ सीट हाथ से चली गई।
हालांकि कांग्रेस जिस 31 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसके साथ साथ झाविमो की सीट मांडा व पोड़ैयाहाट पर प्रत्याशी उतारने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने मांडा के तत्कालीन प्रत्याशी बंधु तिर्की के खिलाफ प्रत्याशी उतारा, जिसमें उसे हार मिली। बाद में जेवीएम के दोनों विधायक बंधु तिर्की व प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वर्तमान में कांग्रेस की 32 सीटों पर दावा है। वहीं लोकसभा चुनाव के समय मांडू के भाजपा विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को शामिल कराया। इस सीट पर झामुमो प्रत्याशी उतारता है। ऐसे में जयप्रकाश पटेल के लिए झामुमो बलिदान देगा या फिर वे झामुमो के प्रत्याशी बन चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। झारखंड में कांवरियों के साथ मारपीट, लूट की भी कोशिश, खूब बवाल। दरअसल आपको बता दूं कि रांची लोहरदगा रेल रूट पर नरकोपी स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने कांवरियों के साथ मारपीट की, उनके साथ लूटपाट की कोशिश की। इस घटना के खिलाफ कांवरियों ने लोहरदगा में पावरगंज सुभाष चौक को लगभग 3 घंटे तक जाम रखा। रांची के नरकोपी थाना प्रभारी वहां फंसे युवक श्री नायक को पुलिस अभिरक्षा में लेकर देर शाम लोहरदगा थाना पहुंचे। उसे लोहरदगा पुलिस को सुरक्षित समर्पित कर दिया। उसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम हटा ली। बता दें कि नरकोपी थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान ने बताया कि रविवार को लोहरदगा से महाकाल क्लब चंद्रशेखर आजाद चौक लोहरदगा से जो कांवरिये पैदल पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए गए थे, उनमें से कुछ थके थे। वे दोपहर 2:55 बजे रांची लोहरदगा ट्रेन में सवार होकर लोहरदगा लौट रहे थे। इसी दौरान नरकोपी रेलवे स्टेशन में कुछ असामाजिक तत्व ट्रेन में चढ़े। एक कांवरिया से चांदी की चेन छीनने लगे। उक्त कांवरिया ने जब विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने उसे पीट दिया, जिससे भयभीत होकर वह ट्रेन से उतरकर भाग गया। इसे लेकर हो हंगामा होने लगा। सूचना पर तत्काल नरकोपी पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची। काफी खोजबीन के बाद नायक को खोजा गया। उसके बाद उसे लोहरदगा पहुंचाया गया। इस सीजन पहली बार जमकर बरसे बादल, अगले 3 दिनों तक कैसा मौसम। दरअसल आपको बता दूं कि रांची समेत झारखंड के मध्य भाग बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ के अलावा दक्षिणी भाग पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में मंगलवार को भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर रांची में सोमवार को सुबह में भी बादल छाए रहे और आंशिक बारिश हुई। इसके अलावा 24 जुलाई को दक्षिणी भाग के अलावा पूर्वी भाग देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज के अलावा रांची व मध्य भाग में भारी बारिश की संभावना है। 25 जुलाई को भी उत्तर पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग के झारखंड के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के अंतराल पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं जमशेदपुर में सावन की पहली सोमवारी पर इस सीजन की झमाझम बारिश हुई। दोपहर के बाद देर रात तक बारिश जारी रही। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में सुबह 8:30 बजे से देर शाम तक 38.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद रात 9:30 बजे से देर रात तक भी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि हाल के 2-3 दिन में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इससे कोल्हान के लोगों को राहत मिलने के आसार हैं। काफी समय से लोगों को इस बारिश का इंतजार है। झारखंड में मानसून एक्टिव, पूरे राज्य में बारिश की संभावना। 25 जुलाई तक येलो अलर्ट। अब भी सामान्य से 51% कम बारिश हुई है। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में मानसून एक्टिव है। आज से लेकर 26 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से 26 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान है। विभाग ने 25 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश की संभावना जाहिर की है। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बता दें कि राज्य में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। राज्य के जिन इलाकों में बारिश की संभावना ज्यादा है, उनमें गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, यही हाल रहा तो झंडा धोने वाला नहीं बचेगा, मुख्यमंत्री। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को संथाल परगना में थे। उन्होंने राजमहल में परिसंपत्ति का वितरण किया, बरहेट में ग्रिड सब स्टेशन और द्विपथ लिलो संचरण लाइन का उद्घाटन किया। राजमहल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री थोड़े नर्म दिखे। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि गंगा विलास क्रूज योजना लगातार चलती रहे तो अच्छा होगा। साहिबगंज में बने अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल के उपयोगी होने की ओर ध्यान दिलाया। साथ ही बंदरगाह के विकास और संचालन पर भी जोर दिया। बरहेट में उन्होंने संथाली भाषा में अपनी बातें कहीं। बता दें कि सीएम ने कहा कि हम विकास करना चाहते हैं। विपक्ष हमेशा राज्य सरकार के काम में बाधा डालने का काम करता है। मुझे जेल में भी डाल दिया। उनका एक ही काम है हिंदू मुस्लिम करना। ऐसा करते करते लोकसभा चुनाव में इनके 2-4 दांत झड़ गए। विधानसभा चुनाव तक यही स्थिति रही तो उन्हें झंडा धोने वाला भी नहीं मिलेगा। शासन प्रशासन भी देखें।
सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की, बाद में पलटे कहा मांगे पूरी करें। दरअसल आपको बता दूं कि सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ सोमवार को हुई वार्ता में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों की कई मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों के नेता विवेकानंद गुप्ता ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। लेकिन मोरहाबादी मैदान लौटने के बाद वहां धरना पर बैठे सहायक पुलिसकर्मी मांगे पूरी तक आंदोलन जारी रखने पर अड़ गए हैं। इससे पहले लगभग 6 घंटे तक सर्किट हाउस में हुई बैठक विवेकानंद गुप्ता ने कहा था कि मूल मांगे तो नहीं मानी गई, लेकिन सरकार के आश्वासन पर विश्वास करते हुए हमने आंदोलन स्थगित किया है। मंगलवार से सहायक पुलिसकर्मी काम पर लौटेंगे, पर इस बार हमें धोखा मत दीजिएगा। बैठक में सरकार की ओर से झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, मथुरा महतो, सुखराम उरांव, कांग्रेस के नमन विक्सल कोंगारी, राजेश कच्छप व माले के विनोद सिंह शामिल थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।